अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 48वीं किस्त का पहला हिस्सा। 18 लाशें। समंदर में कश्ती ठीक सिमत में जा रही थी। कश्ती के बादबान हवा में फूले हुए थे और वह समंदर के तेज धारे पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। मारिया और नाग सो रहे थे। अंबर कश्ती में बैठा आसमान पर चमकते सितारों को देख रहा था। कुतुबी सितारा आसमान के शुमाल में चमक रहा था। अंबर उसी सितारे की तरफ बढ़ रहा था। अंबर का ख्याल था कि अगर इसी रफ्तार के साथ कश्ती को आगे बढ़ाता रहा तो कल तक बादबानी जहाज जरूर नजर आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हुन कौम के सिपाही अंबर का बादबानी बहरी जहाज अमान की बंदरगाह से भगा कर ले गए थे। वो शुमाल मगरिब की तरफ समंदर में सफर कर रहा था। अंबर ने समंदर किनारे के माहीगीरों से एक झोंपड़ा खरीदा और बादबानी जहाज का पीछा करना शुरू कर दिया। उस जहाज में अंबर का कीमती खजाना भी था। अंबर, मारिया और नाग को न सिर्फ जहाज का दुख था बल्कि खजाने का भी अफसोस था, जिसे सिपाही अपने साथ ही उठाकर ले गए थे। बादबानी कश्ती सारी रात समंदर के तेज धारे पर बहती रही और आगे बढ़ रही थी। हवा बड़ी तेजी से चल रही थी। मारिया और नाग भी उठ खड़े हुए। सबकी निगाहें शुमाल मगरिब में समंदर की जानिब लगी हुई थीं। वो अपने अगवा किए हुए जहाज की एक झलक देखने के लिए बेताब थे, मगर समंदर का सीना दूर दूर तक खाली था। अभी तक उन्हें अपना जहाज दिखाई नहीं दे रहा था। मारिया ने कहा, कहीं हम रास्ता तो भूल नहीं गए अंबर भाई? अंबर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता मारिया बहन। मैं रात भर सितारों की चाल देखता रहा हूँ। सितारों के हिसाब से हमारा रास्ता ठीक सिमत को जा रहा है। नाग ने कहा, तो फिर हमें अभी तक अपना जहाज क्यों नहीं दिखाई दिया? मेरा ख्याल है हमारी रफ्तार जहाज की रफ्तार के मुकाबले में सुस्त है। नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमने जहाज को खो दिया है। अब हमें जहाज और अपने खजाने को भूल जाना चाहिए। अंबर मुस्कुरा दिया, भाई नाग, मुझे ना पहले जहाज और खजाने की ख्वाहिश थी और ना अब है। मैंने बड़े जहाज देखे हैं और बड़े बड़े खजानों को ठुकरा दिया है, लेकिन ये सवाल इज्जत का है, इसलिए कि दुश्मन ने हमारे जहाज पर कब्जा करके हमारे खजाने को लूट लिया है। हमारा फर्ज है कि हम अपनी इज्जत की खातिर दुश्मन से मुकाबला करें और उससे अपनी चीज वापस लें। मारिया ने कहा, अगर दुश्मन हमें दिखाई ही ना दिया तो हम अपनी चीजें कहां से हासिल करेंगे, किससे वापस लेंगे? मेरा तो ख्याल है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। अंबर ने कहा, ऐसी बात नहीं मारिया बहन, हमें दुश्मन का पूरा पूरा पीछा करना होगा। हम दुश्मन को जा पकड़ेंगे। तुम लोग इतनी जल्दी मत घबराओ, जरा सब्र से काम लो, हम कामयाब हो जाएंगे। नाग ने कहा, सब्र तो हमें हर हालत में करना होगा, क्योंकि सब्र करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। उन्होंने कश्ती ही में थोड़ा बहुत खाना खाया। मारिया लेट गई। नाग अंबर के पास बैठ गया और इधर उधर की बातें करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आसमान पर काले काले बादल जमा होना शुरू हो गए। अंबर ने कहा, तूफान के आसार नजर आ रहे हैं। हमें खाने पीने की चीजों को कश्ती के निचले हिस्से में छुपा देना चाहिए। हवा एकदम तेज चलने लगी। बादलों में से हल्की सी चमक पैदा हुई और फिर ये बादल गरज उठा। मारिया उठकर बैठ गई। नाग ने कहा, मारिया बहन नीचे आ जाओ। उन्होंने खाने पीने के मर्तबान वगैरह और पानी का मशकीजा उठाया और छोटी सी सीढ़ी पर से उतरकर कश्ती के निचले हिस्से में आ गए। कश्ती का ये हिस्सा कश्ती के अंदर एक छोटे से कमरे की शक्ल का बना हुआ था। ये कमरा एक संदूक की तरह था, जहां जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। कमरे के अंदर छत से सीढ़ी उतरती थी और उसकी छत को संदूक के ढक्कन से बंद भी किया जा सकता था, ताकि अंदर बारिश का पानी वगैरह ना आ सके। मारिया चटाई पर लेटकर आराम करने लगी। अंबर ने नाग से कहा, तुम मेरे साथ ऊपर आ जाओ। हमें अब कश्ती को समंदर के तेज धारे से उतार लेना चाहिए, क्योंकि अगर आंधी का तूफान आ गया तो हमारी कश्ती की रफ्तार 4 गुना ज्यादा हो जाएगी और ये जरूर उलटकर समंदर में डूब जाएगी। नाग अंबर के साथ ऊपर आ गया और ऊपर अब आसमान बादलों में छुप गया था। तेज हवा के साथ साथ अब बादल भी गरज रहे थे। बिजली रह रहकर चमक रही थी। एकदम से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। नाग और अंबर कश्ती को समंदर के तेज धारे से उतारने की कोशिश करने लगे। उसके लिए जरूरी था कि एक बादबान को खोल दिया जाता। अंबर ने एक बादबान खोल दिया। बादबान खुलकर तेज समुद्री हवा में बुरी तरह फड़फड़ाने लगा। अंबर ने नाग से कहा, डांड को दाएं तरफ घुमाने की कोशिश करो। नाग ने डांड को पकड़कर दोनों हाथों से जोर लगाया। बादबान की रस्सी को सुतून के साथ बांधकर अंबर भी उसके साथ मिलकर जोर लगाने लगा। समुद्री लहर का भाव इस कदर तेज हो गया था कि वो कश्ती को अपने साथ उड़ाई लिए जा रही थी। कश्ती किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी। नाग ने कहा, अंबर ने दूसरे बादबान को भी खोल दिया। बादबान खुलते ही इस कदर जोर से फड़फड़ाया कि हवा में पटाखों के धमाके सुनाई दिए
और उसके साथ ही बादबान फट गया और उसका कपड़ा पुर्जे पुर्जे होकर हवा में उड़ गया। बादबान फट कर उड़ गया है, डांड को हाथ से मत छोड़ो नाग। ये कहकर अंबर ने रस्सी से दूसरे बादबान को और जोर से लपेट दिया। फिर वो नाग के पास आ गया और डांड का रुख मोड़ने की जद्दोजहद करने लगा। एक बादबान के फट जाने और दूसरे के बांधे जाने से एक फायदा ये हुआ कि कश्ती की रफ्तार कुछ कम होने लगी, क्योंकि बादबानों में हवा नहीं भरी जा रही थी। ये हवा ही कश्ती को जोर और तेज रफ्तारी से चला रही थी। कश्ती की रफ्तार कम होती तो अंबर और नाग ने मिलकर कश्ती को बड़ी आसानी से समंदर के तेज धारे से उतार लिया। कश्ती समंदर के तेज धारे से उतरी तो उसमें सुकून आ गया। नाग ने माथे पर से पसीना पोंछते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि इस मुसीबत से जान छूटी। अंबर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, इस मुसीबत से तो जान छूट गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्त तूफान आने वाला है। बादल ज्यादा गहरे हो गए हैं। बादलों में अब बिजली जोरों शोर और कड़ाके से चमक रही थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी। अचानक बादल बड़े जोर से एक धमाके के साथ गरजा और एकदम से बारिश शुरू हो गई। नीचे मारिया लेटी लेटी उठकर बैठ गई। वो डर गई थी। उसने ऊपर आकर पूछा, ये आवाज कैसी थी? उसे यूं लगा जैसे समंदर में कोई ज्वालामुखी पहाड़ फट पड़ा हो। अंबर ने कहा, बादल गरजा था मारिया, तुम ऊपर मत आओ, नीचे ही आराम से लेटी रहो, हम कश्ती को संभाल लेंगे। मारिया फिर नीचे चली गई। बारिश बड़ी जोर से हो रही थी। अंबर ने मारिया के कमरे की छत वाला ढक्कन बंद कर दिया ताकि नीचे बारिश का पानी न जाए। अब हवा ने आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली थी और समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठकर कश्ती से टकरा रही थी। समंदर की लहरें कश्ती से टकराकर उसे ऊपर ले जाती और फिर अपने साथ ही तह तक ले जाती। ऐसी हालत में कश्ती का रुख सीधा रखने के लिए अंबर ये बादबान नहीं खोल सकता था, क्योंकि बादबान खुल जाने से आंधी कश्ती को उड़ाकर ले जाती और हो सकता था उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। अब ये हालत थी कि उनकी कश्ती लहरों के रहमो करम पर थी। जो लहर जिधर से आती उधर ही कश्ती को लेकर चली जाती। नाग ने कहा, इस तरह तो हम खुदा जाने किधर के किधर जा निकलेंगे। अंबर बोला, ऐसा हो सकता है, मगर हम क्या कर सकते हैं, तूफान बढ़ता ही जा रहा है। नाग ने कहा, कहीं हम खुले समुद्रों में ना निकल जाएं, फिर तो हमारा किसी किनारे पर लगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अंबर बोला, हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए और तूफान से बच निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हमने सख्त गलती की कि तुम्हें परिंदा बनाकर न उड़ाया, वरना तुम आगे जाकर देख सकते थे कि बादबानी जहाज किस तरफ को है। उसका एक फायदा यह भी होता कि हमें पता चल जाता कि हम ठीक रुख पर सफर कर रहे हैं। अब हमें कुछ मालूम नहीं कि हम शुमाल की तरफ जा रहे हैं या जुनूब की तरफ। नाग ने कहा, हमारा कुतुब नुमामी तो जहाज ही में था, और फिर इतने सख्त तूफान में हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। अंबर बोला, आसमान पर सूरज भी नहीं, अगर सूरज निकला होता तो हमें बहुत कुछ अंदाजा हो सकता था। तूफान तेज से तेज होने लगा। हवा ने आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली। बारिश तेज हो गई। समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। मारिया नीचे घबरा गई, क्योंकि कश्ती अब भी बुरी तरह से डोल रही थी। बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो तूफान में एक मामूली से तिनके की तरह बहे चले जा रही थी। एक लहर आती और उसे उठाकर एक तरफ फेंक देती, और दूसरी लहर आती और उसे उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती। मारिया नीचे से घबरा कर ऊपर आ गई। अंबर ने छत का ढकना खुलता देखकर मारिया से कहा, मारिया ऊपर मत आओ, तुम समंदर में गिर पड़ोगी। मारिया ने कहा, नीचे मैं घबरा रही हूँ, वापस जाओ। नाग ने चीख कर कहा, अगर तुम समंदर में गिर पड़ी तो हम तुम्हें वापस ना निकाल सकेंगे। खुदा के लिए वापस नीचे चली जाओ, तूफान अभी दूर हो जाएगा। मगर तूफान था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लगता था कि आज या तूफान रहेगा या कश्ती रहेगी। उन्हें बादबानी जहाज तो भूल गया, अब अपनी कश्ती की फिक्र पड़ गई थी। मारिया फिर नीचे जाकर चटाई पर बैठ गई। कश्ती बुरी तरह डगमग कर रही थी। मारिया ने घबराकर एक सतून को पकड़ लिया। ऊपर अंबर और नाग की तूफान में बुरी हालत हो रही थी। वो कश्ती को बड़ी मुश्किल से संभाले हुए थे, मगर कश्ती उनके हाथ से निकली जा रही थी। अचानक एक ऊंची लहर ने उठकर कश्ती को ऊपर उछाला। उसके साथ ही नाग गड़ाप से समंदर में जा गिरा। अंबर ने उसे आवाज दी। नाग ने समंदर में गिरते ही एक फुनकार मारी, वो और एकदम से इंसान से सांप बन गया। अंबर को यकीन था कि नाग मरेगा नहीं, लेकिन उसे खतरा था कि अगर वो सांप बन गया तो हो सकता है कि वो ज्यादा ऊपर समंदर में ना रह सके। सांप बनकर नाग ने लहरों पर तैरना शुरू कर दिया, मगर लहरें इस कदर जबरदस्त थीं कि उन्होंने नाग को उछालना और इधर उधर पटखाना शुरू कर दिया। नाग की जान पर बन गई। उसे यूं लगा जैसे वो मर जाएगा। उसने सांप की हालत में ही फुनकार मारी और तोता बनकर उड़ने लगा। हवा इस कदर तेज थी कि उसके लिए हवा में उड़ना मुश्किल हो गया। हवा के झोंके उसे सूखे पत्ते की तरह उड़ाने लगे। एक बार वो कश्ती के ऊपर आया तो उसने आपको कश्ती में गिरा दिया। कश्ती में गिरते ही वो दोबारा इंसान की शक्ल में आ गया। अंबर ने चीख कर कहा, नाग रस्सी से अपने आप को बांध लो। नाग ने रस्सी से अपने आप को बांध लिया और अंबर के साथ मिलकर कश्ती को संभालने की कोशिश में लग गया। तूफान बिफर रहा था। सारा दिन तूफान की वही हालत रही।
रात हो गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। बिजली चमकती तो हर तरफ रोशनी फैल जाती। बारिश रुक गई मगर आंधी उसी तरह चल रही थी। बादल भी गरज रहे थे। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें उसी तरह उठ रही थी। कश्ती डगमगा रही थी, लहरें उसे उठा उठाकर पटक रही थी। अचानक अंधेरे में अंबर ने देखा कि उसके सामने बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हैं। अंबर ने चीख कर कहा, कश्ती चट्टानों से टकराने वाली है। और ऐसा ही हुआ। एक लहर ने कश्ती को उठाकर चट्टान के साथ टकरा दिया। कश्ती उछलकर चट्टान से टकराई और फैलकर समंदर में उलट गई। मारिया तेजी से बाहर निकल आई। अंबर ने एक रस्सी से मारिया और नाग को अपनी तरफ खींचा और उन्हें लेकर साहिल की रेत पर आन गिरा। तीनों बहन भाई थक कर चूर हो चुके थे। एक इत्तेफाक से उनकी कश्ती एक जजीरे के साहिल पर पहुंच गई थी। अंबर और नाग ने उठकर मारिया को साथ लिया और जजीरे के किनारे के दरख्तों में आकर लेट गए। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। बिजली रह रहकर चमक रही थी। रात घटाटोप अंधेरी थी। तूफान ने उन्हें बेहद थका दिया था। साहिल की रेत पर गिरते ही वो जमीन पर लंबे लेट गए। तूफान अब थम गया था। आंधी रुक गई थी, बारिश बंद हो गई थी। समंदर की तूफानी लहरों का शोर थम गया था। ठंडी हवा में नरमी आ गई थी। आसमान पर गहरे बादल थे और हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। नाग ने कहा, मालूम होता है कि हम बहिरा अरब के किसी दूर दराज जजीरे में आ गए हैं। खुदा का शुक्र है कि हमारी कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन हम बच गए। मारिया ने कहा, अंबर भाई का तो खैर कुछ ना बिगड़ता, लेकिन हम जरूर मारे जाते। अंबर ने कहा, समझ में नहीं आ रहा कि ये जजीरा कौन सा है। नाग बोला, अब तो सुबह को ही मालूम हो सकता है कि हम किस जजीरे में आन उतरे हैं। बातें करते करते उन्हें थकावट की वजह से नींद आ गई और वो सो गए। जजीरे की अंधेरी रात की ठंडी हवा में वो सुबह देर तक सोए रहे। जब सुबह उनकी आंख खुली तो सुबह की रोशनी जजीरे के साहिल पर चारों तरफ फैली हुई थी। वो आंखें मलते हुए उठ खड़े हुए। आसमान पर बादल थे मगर बारिश का तूफान गायब हो गया था। साहिल की रेत पर रात भर के तूफान के लाए हुए बेशुमार घोंगे और मुर्दा मछलियां बिखरी हुई थी। यह जजीरा ऐसा था कि इसके साहिल पर दूर तक भूरे रंग की स्याही माइल चट्टानें बिखरी हुई थी। चट्टानों के पीछे नारियल के दरख्तों के झुंड समंदर की तरफ से आने वाली हवा में झूम रहे थे। अचानक नाग ने चीख कर कहा, उधर देखो अंबर भाई। अंबर और मारिया ने जजीरे के शुमाल मगरबी साहिल की तरफ देखा तो सामने दूर दरख्तों के झुंड में साहिल पर समंदर के अंदर की जानिब उनका बादबानी जहाज टेढ़ा होकर खड़ा था। अंबर बोला, ये तो हमारा जहाज है। मारिया ने कहा, मालूम होता है कि दुश्मन के सिपाही तूफान में रास्ते से भटककर इस जजीरे पर आ गए हैं। नाग बोला, जहाज टेढ़ा हो गया है, शायद तूफानी लहरों ने उसे पानी से निकालकर साहिल की रेत पर चढ़ा दिया है। अंबर ने कहा, अब हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। दुश्मन इसी जजीरे में मौजूद है। मारिया, हम यहाँ सामने वाले दरख्तों में छुप जाते हैं। तुमको चूंकि कोई देख नहीं सकता, इसलिए तुम जाकर मालूम करो कि जहाज की हालत कैसी है और दुश्मन की कुल तादाद कितनी है। मारिया ने कहा, मैं अभी जाकर पता करती हूँ। अंबर और नाग चट्टानों में से भागकर सामने नारियल के दरख्तों के घने झुंड में जाकर छुप गए। मारिया समंदर के साहिल पर चलती हुई जहाज की तरफ रवाना हो गई। अंबर और नाग जिस जगह छुपे थे वहां से घना जंगल शुरू हो जाता था। ये जंगल जजीरे के जंगलों से जरा मुख्तलिफ था। उसमें दरख्त बड़े बड़े ऊंचे और इतने घने थे कि दिन की रोशनी उनके नीचे बड़ी मुश्किल से पहुंचती थी। जमीन पर लंबी ऊंची घास लगी हुई थी। चट्टानें सिर्फ साहिल के साथ साथ रेत पर थी। जंगल में कोई चट्टान उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। नाग ने कहा, मुझे इस जंगल की बू बता रही है कि यहाँ दलदल जरूर होगी। हमें बड़ी एहतियात से यहाँ इधर उधर फिरना होगा। अंबर ने कहा, सवाल यह है कि जजीरा कहाँ पर वाक़या है, हम किस समंदर में आ गए हैं। अगर ये बहिरा अरब का कोई जजीरा है तो यहाँ पर खजूरों के दरख्त जरूर होने चाहिए। नाग बोला, मेरा ख्याल है कि हम बहिरा अरब से निकलकर शुमाली अफ्रीका के समंदर में आ गए हैं। इस जजीरे में पपीते और ताड़ के दरख्त भी हैं। ये इस बात की निशानी है कि हम अफ्रीका के समंदर में किसी बेआबाद जजीरे पर हैं। अंबर बोला, अगर ये अफ्रीका का जजीरा है तो ये बेआबाद नहीं हो सकता। यहाँ कोई ना कोई आबादी होगी, ख्वाह वो जंगली और आदमखोर वैशी हुई की क्यों ना हो। नाग ने कहा, जब तक मारिया वापस नहीं आ जाती हम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। हमें उसका इंतजार करना होगा। अंबर ने कहा, वो हमारा जहाज किनारे की रेत पर चढ़ गया है। उसे समंदर में डालते हुए बड़ी मुश्किल होगी। क्या खबर उसको नुकसान भी पहुंचा हो। खुदा न करे कि वो किसी चट्टान से लगकर टूट चुका हो। बहरहाल मारिया अभी आकर हमें सारी खबर देगी। अंबर और नाग नारियल के झुंडों में छुपे हुए मारिया की राह देख रहे थे। वो इसलिए साथ नहीं गए थे कि उन्हें देखकर हुन कौम के सिपाही छुपकर उन पर वार न करें। वो खुद छुपकर दुश्मन का राज मालूम करना चाहते थे कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। कहीं वो खजाने को निकालकर छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मारिया साहिल की रेत पर चलती हुई जहाज के पास पहुंच गई। जहाज का अगला थोड़ा सा हिस्सा खुश्की पर चढ़ाया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आगे को झुक गया था। बाकी जहाज बिल्कुल दुरुस्त हालत में था। मारिया जहाज के करीब आ गई। जहाज पर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था।
उसने जहाज के सामने की तरफ से रस्सी की सीढ़ी लटकती देखी। करीब जाकर उसने रेत पर बहुत से लोगों के कदमों के निशान देखे। उससे यही जाहिर होता था कि दुश्मन के सिपाही यहाँ से जा चुके हैं। वो जरूर जजीरे में किसी जगह या खजाने को छुपा रहे होंगे और या खुराक और पानी की तलाश में होंगे। मारिया ने सोचा कि जहाज के ऊपर चलकर मालूम करना चाहिए कि खजाना मौजूद है कि नहीं। ये सोचकर मारिया सीढ़ी चढ़कर जहाज के ऊपर आ गई। जहाज के रास्ते पर कोई भी नहीं था। बादबान लिपटे हुए थे। जहाज के ऊपर वाले हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अर्शे के फर्श पर दरख्तों की झाड़ियां और पत्ते जा बजा बिखरे हुए थे। मारिया आहिस्ता आहिस्ता चलती सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास आ गई। अब वो सीढ़ियां उतरकर नीचे राहदारी में आ गई। सबसे पहले वो कैबिन वाले तहखाने में जाकर खजाने का पता मालूम करना चाहती थी। तहखाने में आकर उसने देखा कि खाली बोरियों और लकड़ी के ड्रम इधर उधर बिखरे हुए थे और खजाने का संदूक कहीं में नहीं था। खजाना जहाज में नहीं था। तो क्या वो खजाने को जहाज में से निकाल कर ले गए हैं? मारिया ने जहाज के तीनों कैबिन चल फिरकर देख लिए। वहां कोई आदमी नहीं था। मेजों पर चीजें बिखरी हुई थी। रात के तूफान की वजह से कुछ चीजें टूट फूट चुकी थी। मारिया वहां से निकलकर बावर्ची खाने में आ गई। यहाँ चूल्हा गर्म था मगर आग बुझी हुई थी। तपाई पर गोश्त की हड्डियां पड़ी थीं। दुश्मन सिपाही नाश्ता करके अभी अभी वहां से निकले थे। मारिया जहाज पर से उतरकर साहिल पर आ गई। उसने गौर से आदमियों के पांव के निशानों को देखा। ये निशान जंगल में चले गए थे। उन निशानों से ये मालूम होता था कि सिपाहियों की तादाद 12-13 से भी ज्यादा है। मारिया ने आगे जाने के बजाय यही सोचा कि वो वापस जाकर अंबर और नाग को सारी खबर कर दे। वो वापस आ गई। अंबर और नाग उसका इंतजार कर रहे थे। मारिया को करीब आते अंबर और नाग नहीं देख सकते थे क्योंकि वो गायब थी और किसी को नजर नहीं आती थी। उन्होंने रेत पर मारिया के पांव के निशान पड़ते देखे तो वो समझ गए कि वो आ गई है। अंबर ने मारिया को आवाज दी तो उसने कहा, मैं आ गई हूं अंबर भाई। नाग ने जल्दी से पूछा, दुश्मन कहाँ है? मारिया ने बताया कि जहाज बिल्कुल खाली है और दुश्मन के सिपाही खजाने को लेकर जंगल में चले गए। अंबर ने कहा, वो खजाने को लेकर जंगल में क्या करने गए हैं? नाग बोला, मेरा ख्याल है कि वो खजाने को किसी जगह जमीन में दफन करके उसे महफूज करना चाहते होंगे। मगर किस लिए? अंबर ने कहा, उनको क्या जरूरत है खजाने को यहाँ छुपाने की? वो जहाज में ही उसे पड़ा रहने देते। मारिया बोली, ये तो वहां चलकर ही मालूम हो सकता है। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये सिपाही जरूर बहरी डाकू हैं जो खजाने को लूट कर इस जजीरे में दबाकर चले जाएंगे और फिर कभी आकर इसे उठाकर ले जाएंगे। अंबर ने कहा, मेरी तो राय है कि हमें खुद चलकर देखना चाहिए कि असल बात क्या है। अंबर, नाग और मारिया बहरी जहाज की तरफ चल पड़े। जहाज पर चढ़कर तीनों बहन भाइयों ने एक बार फिर जहाज की तलाशी ली। उन्हें खजाने का संदूक किसी भी जगह दिखाई न दिया। नाग ने कहा कि जरूर वो लोग खजाने को साथ ही ले गए हैं, उनका पीछा करना चाहिए। अंबर ने कहा, और अगर ऐसा हो गया, हम उनका पीछा करते रहे और वो किसी दूसरी तरफ से आकर जहाज में सवार हो गए और उसे लेकर यहाँ से चल दिए, तो फिर हम सारी जिंदगी ये मालूम न कर सकेंगे कि खजाना कहाँ है। नाग बोला, नहीं अंबर भाई, इतनी जल्दी वो इस जंगल से नहीं निकल सकते और फिर जहाज भी तो खुश्की पर चढ़ा हुआ है, उसे भी नीचे समुद्र में उतारना होगा। मारिया ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन हमें दुश्मन के सिपाहियों का पीछा जरूर करना होगा। सिपाहियों के पांव के निशान जंगल में जाते हैं। हमें जंगल में जाकर सिपाहियों की तलाश करनी चाहिए। चलो पीछा शुरू करते हैं। तीनों भाई बहन दुश्मन सिपाहियों के पांव के निशानों के साथ साथ आगे चल दिए। साहिल की रेत पर से होते हुए वो भी कदमों के निशानों के साथ जंगल में दाखिल हो गए। उस जजीरे में जंगल बड़े गहरे और घने थे। जमीन पर बेशुमार झाड़ियां और खुदरो लंबी लंबी घास उगी हुई थी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक जगह दलदल भी मिली। अगर नाग उन्हें खबरदार ना करता तो वो जरूर दलदल में फंस जाते। कदमों के निशान अब भी उनके आगे आगे जा रहे थे। खुदा जाने दुश्मन इस जंगल में किस जगह जा रहा था। क्या वो इस जजीरे से बाखबर थे? क्या वो इस जजीरे में पहले भी आ चुके थे? अब वो ये सवाल थे जो रह रहकर अंबर के दिमाग में आ रहे थे। वो जंगल की एक ऐसी पगडंडी पर से गुजर रहे थे जिसकी दोनों तरफ घनी झाड़ियां थी और ऊपर दरख्तों की शाखें झुकी हुई थी। अचानक मारिया ने कहा, सांप। अंबर ने देखा कि एक सब्ज रंग का मोटा सांप दरख्त की टहनी से नीचे तक लटक रहा था। नाक अंबर के आगे आ गया। नाक की बू दरख्त के लटकते हुए सांप तक पहुंची तो वो एकदम चौंका और सिमट कर ऊपर उठ गया और फिर दरख्त में कहीं गुम हो गया। नाक ने हंसकर कहा, उसे पता चल गया था कि मैं आ रहा हूं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो जरूर उसे डस कर हिलाक कर देता। अंबर ने कहा, नाग भाई, कम से कम सांप से ही पूछ लो कि ये जजीरा कौन सा है और दुश्मन के सिपाही किस जगह हमारे खजाने को दफन कर रहे हैं। नाग ने कहा, अंबर भाई, हर सांप मेरी बात का जवाब नहीं दे सकता। सिर्फ अजदा ही एक ऐसा सांप है जो मेरी बात को सुनकर समझकर मुझे सच्ची खबर दे सकता है। बाकी किसी सांप में इतनी अक्ल और ताकत नहीं कि मेरी बात को सुनकर समझे और फिर जवाब दे सके। अंबर नाउमीद होकर बोला, भाई अब हम अजदा कहां से लाएं?
बस चुपके से चलते चले जाते हैं। किस्मत में हुआ तो खजाना मिल जाएगा, नहीं तो सबर शुक्र करके बैठ जाएंगे। आखिर हमने कौन सा खजाने को हलाल रोजी से कमाया है। मारिया ने कहा, हम अपना खजाना जरूर हासिल करके रहेंगे अंबर भाई। मारिया के इस जुमले पर अंबर हंस दिया। अब वो जंगल के वस्त में से गुजर रहे थे। उनकी निगाह थोड़ी थोड़ी देर के बाद दुश्मन के कदमों के निशान पर पड़ जाती थी। सिपाहियों के कदमों के निशान बराबर आगे बढ़ रहे थे। उनमें से कुछ निशान भारी भारी थे। जरूर ये वो लोग थे जिन्होंने कंधे पर खजाना उठा रखा था। उन्हें दूर से दरिया के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। अंबर ने कहा, मालूम होता है हम किसी दरिया के किनारे पहुंचने वाले हैं। नाग ने कहा, हाँ, दरिया के पानी की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही है। मारिया ने कहा, खुदा जाने ये दरिया कौन सा है, कहीं हम फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। अंबर बोला, अब हमें मुसीबत से नहीं डरना चाहिए। अगर तो हमें अपना खजाना वापस लेना है तो हमें हर किस्म की मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर हम खजाने का ख्याल को दिल से निकालकर इस जगह से वापस चले जाना चाहिए। मारिया बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम खजाने का ख्याल दिल से नहीं निकाल सकते। हम खजाना जरूर हासिल करेंगे, वो हमारा है। दुश्मन के सिपाहियों ने उसे हमसे लूटा है। फिर खामोशी से आगे बढ़ती चलो। आगे बढ़े तो उन्हें दरख्तों के तनों के पीछे से दरिया बहता दिखाई दिया। करीब जाकर उन्होंने देखा कि दरिया का पाट चौड़ा था, पानी का रंग स्याह था और रफ्तार बड़ी तेज थी। उसके अलावा जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये थी कि उस दरिया में जगह जगह लंबे लंबे स्याह रंग के मगरमच्छ तैर रहे थे। इस दरिया को अगर हम मौत का दरिया कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि कोई भी शख्स इस दरिया में उतर जाने के बाद जिंदा नहीं बच सकता। तीनों दरिया के किनारे जाकर खड़े हो गए। स्याह मगरमच्छ बेफिक्री से तैर रहे थे। अंबर, नाग और मारिया एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो सोच रहे थे कि अब क्या करें, मौत का ये खूनी दरिया कैसे पार करें। मगरमच्छ तेज नोकीले दांत निकाले दरिया में तैर भी रहे थे और किनारे की दलदल में भी बैठे आराम कर रहे थे। मारिया सहम कर रह गई। इस दरिया को कैसे पार करेंगे भाई? नाग बोला, दुश्मन के पांव के निशान दरिया की तरफ जाते हैं। सवाल यह है कि उन्होंने दरिया को किस तरह से पार किया है। क्या उनके पास कोई कश्ती थी? अंबर ने कहा, अगर कश्ती होती तो वो सामने वाले किनारे पर जरूर बंधी होती, लेकिन दरिया का दूसरा किनारा साफ नजर आ रहा है और वहां पर कोई कश्ती नहीं। फिर वो लोग दरिया में कैसे निकल गए? नाग ने पूछा। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो कश्ती को दरिया पार करने के बाद फिर से उठाकर ले गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें मालूम हो कि एक दरिया आगे भी है। अंबर ने कहा, मारिया की ये बात काबिले गौर है। हो सकता है दुश्मन के सिपाही इस जजीरे में पहले भी आ चुके हों और हो सकता है उन्हें मालूम हो कि एक दरिया आगे भी उन्हें पार करना होगा और वो कश्ती को कंधों पर उठाकर दरिया पार करके आगे ले गए हों। नाग ने कहा, इसका फैसला तो दरिया पार करने के बाद ही हो सकेगा। इस वक्त तो ये मसला सामने है कि ये दरिया क्यों कर पार किया जाए। अंबर बोला, हमें दरख्तों की शाखें तोड़कर एक कश्ती सी तैयार करनी चाहिए और फिर उस पर बैठकर। मारिया ने बात काट कर कहा, हाँ हाँ, उस पर बैठकर दरिया पार करेंगे और मैं और नाग मगर मछलियों का शिकार। मारिया ने बात काट कर कहा, हाँ हाँ, उस पर बैठकर दरिया पार करें और मैं और नाग मगरमच्छों का शिकार हो जाए। अंबर भाई, तुम्हें तो कोई मगरमच्छ कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो हम दोनों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंबर ने कहा, फिर क्या किया जाए? कौन सी ऐसी तरकीब हो कि दरिया पार किया जाए? नाग बोला, मेरे दिमाग में तो यही एक तरकीब आई है कि मैं परिंदा बनकर दरिया के दूसरे किनारे पर जाऊं और वहां पर जाकर ये मालूम करूं कि दूसरा दरिया वहां से कितनी दूर है। फिर ये मालूम करूं कि दुश्मन ने कश्ती को लेकर कहां छुपाया है और फिर वापस आकर तुम्हें बताऊं कि कश्ती। अंबर हंस पड़ा, यार ये तो गोरख धंधे में फंसा दिया तुमने हमको। तुम जाओ, जाकर पता करो कि कश्ती कहाँ है और फिर वापस आकर हमें बताओ कि कश्ती दरिया के दूसरे किनारे पर है। फिर हम क्या कर लेंगे? हम उस कश्ती का क्या बिगाड़ लेंगे? मकसद तो ये है कि कहीं से इस जगह हमें कोई ऐसी शय मिल जाए जिसमें सवार होकर मगरमच्छों से बचते हुए दरिया पार कर जाएं। मारिया बोली, यही तो मैं भी कह रही हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि क्या देखते हैं कि दरिया में तैरते हुए मगरमच्छ कुछ बेचैन से होकर एक जगह जमा होने लगे। दरिया किनारे एक तरफ आकर सारे के सारे काले मगरमच्छ रेत पर चढ़कर लेट गए। उन्होंने अपने अपने मुंह बंद करके अपने सर रेत पर इस तरह डाल दिए जैसे किसी के आगे सर झुका रहे हो। अंबर ने कहा, ये क्या मामला है? इन मगरमच्छों को क्या हो गया है? मारिया ने कहा, मैं खुद भी हैरान हूं। अंबर बोला, जरूर कोई पुरस्कार बात होने वाली है। हमें इन दरख्तों के पीछे छुप कर देखना चाहिए कि क्या होने वाला है। तीनों दरख्तों के पीछे छुप गए और बाहर दरिया की तरफ देखने लगे। मगरमच्छ सारे के सारे दरिया किनारे कुछ फासले पर रेत पर लेटे हुए थे। उन्होंने अपने सर बड़े अदब से रेत पर डाल रखे थे। दरिया में अब कोई भी मगरमच्छ तैर नहीं रहा था। दरिया का पानी मगरमच्छों से खाली होकर बड़ी तेज रफ्तारी से बह रहा था। हर तरफ गहरी खामोशी छाई थी।
आसमान पर कहीं कहीं बादल फट गए थे और दरिया पर धूप चमक रही थी। जजीरे में भी खामोशी थी। उस खामोशी में किसी वक्त किसी परिंदे की आवाज गूंज जाती थी। मारिया ने कहा, ऐसा लगता है कि कोई तूफान आने वाला है। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई है। ये तो मुझे कोई बड़ा पुरस्कार जजीरा लगता है। अंबर ने कहा, खामोशी से देखती रहो। अचानक नाग ने महसूस किया कि जजीरे के जंगल में से सारे साए सांप दरख्तों और अपने बिलों से निकलकर दरिया की तरफ चले आ रहे हैं। मारिया तो डर गई। उसके मुंह से चीख निकल गई, सांप आ गए। अंबर ने कहा, ये जजीरे के सारे सांप दरिया की तरफ आ रहे हैं। ये इधर क्यों आ रहे हैं? क्या तुम कुछ मालूम कर सकते हो? नाग खामोश था। वो खामोशी से किस्म किस्म के छोटे बड़े जंगली सांपों को जमीन पर रेंग रेंग कर दरिया की तरफ आते देख रहा था। उसने सर खुजाकर कहा, भाई मुझे खुद भी मालूम नहीं ये सांप दरिया पर क्या करने आ रहे हैं। अंबर ने मजाक में कहा, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये दरिया पर कपड़े धोने के लिए आ रहे हैं। नाग हंस दिया। मारिया ने डरते हुए कहा, हाय भाई अंबर, तुम्हें तो इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है, मेरी जान पर बनी हुई है। नाग ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मारिया बहन फिक्र न करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई सांप भी तुम्हारी तरफ आने की जरूरत नहीं करेगा। तुमको कोई भी सांप डस नहीं सकेगा, बेफिक्र रहो। मैं ये सोच सोच कर हैरान हो रहा हूँ कि ये असल मामला क्या है। फिर एकदम से नाग चौंका। अंबर ने पूछा, क्या बात है नाग, तुम चौंक क्यों गए? नाग ने कहा, मुझे फिजा में एक बहुत बड़े अजदहे की बू महसूस हो रही है। एक ऐसा अजदा जिसके सर पर सुनहरी ताज है और जो इस जजीरे के तमाम जंगली परिंदों और यहाँ पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों का शहनशाह है। अंबर ने पूछा, वो तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा ना? वो मुझे सजदा करेगा अंबर भाई, वो मुझसे हर एतबार से छोटा है। अगर वो इस तरफ से सचमुच गुजरा तो उसका पहला काम ये होगा कि मेरे सामने आकर सलामी दे। देखना यह है कि अजदा कहाँ से आ रहा है। उनकी बातें करते करते जंगल में जितने सांप थे उन्होंने जंगल में से निकलकर दरिया के किनारे कितार लगाकर वहां रेत पर लेट गए। उन्होंने भी अपने सर जमीन के साथ लगाए जैसे किसी को सजदा कर रहे हों। नाग ने कहा, फिजा में अजदा की बू तेज हो गई है, मालूम होता है कि वो आ रहा है, मगर सवाल यह है कि वो दरिया पर कहां से आ रहा है। इस दौरान में नाग के नथनों में अजदा की तेज भूख घुसने लगी। उसने हाथ के इशारे से कहा कि अजदा आ गया। अंबर और मारिया की नजरें दरिया पर लगी हुई थीं। अचानक जिधर से दरिया चला आ रहा था उन्हें एक बहुत बड़ा अजदा दिखाई दिया। उस अजदे का रंग सुर्ख था, जिस्म पर सब्ज और स्याह रंग की कोड़ियां बनी हुई थी। उसका फन फैला हुआ था। उसने दरिया पर कुंडल मार रखा था। एक बहुत बड़े दरख्त की तरह दरिया पर चला रहा था। नाग के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अंबर ने कहा, ये अजदा कहाँ से आ रहा है नाग भाई? नाग ने कहा, अंबर ये अजदा इस सारे इलाके का बादशाह है। इसकी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं। ये मेरा गुलाम है और मैं इसका देवता हूँ। मारिया ने पूछा, अगर ये बात है तो इसे तुम्हारा एहसास क्यों नहीं हो रहा? नाग ने कहा, इसे भी मालूम हो जाएगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। दूसरी तरफ अजदा को देखते ही सांप और मगरमच्छ सजदे में गिर पड़े थे और लंबे लंबे सांस ले रहे थे। दरख्तों पर बोलती चिड़ियां और परिंदे खामोश हो गए थे। सारे जजीरे पर गहरी खामोशी छा गई थी। नाग ने कहा, अभी तुम लोगों को तमाशा दिखाता हूँ। ये कहकर नाग ने अजदा की तरफ मुंह करके जोर से फुनकार मारी। फुनकार मारने के थोड़ी देर बाद एकदम से अजदे का फन सिमटने लगा। वो दरिया में तैरते तैरते रुक गया और अपने सिमटे हुए फन को इस तरफ घुमा दिया जिस तरफ अंबर, मारिया और नाग बैठे हुए थे। अंबर ने महसूस किया कि फिजा में एक खास किस्म की बू फैलने लगी है। अब नाग दरख्तों में से बाहर निकल आया। अब ना उसे सांपों का डर था और ना मगरमच्छों की फिक्र सी। सांपों से तो वो पहले भी नहीं डरता था। दरिया किनारे आकर वो अजदे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अजदा ने भी दरिया के किनारे की तरफ आना शुरू कर दिया। उसे किनारे की तरफ आता देखकर सारे के सारे सांप और मगरमच्छ परे परे दौड़ गए। अजदा किनारे पर उस जगह आ गया जहां नाग खड़ा था। अजदा ने आते ही अपना फन नाग के सामने करके समेट लिया और अदब से झुककर कहा, ऐ शीश नाग देवता, आप इस जजीरे पर कैसे तशरीफ लाए? नाग ने कहा, अजदा तुम इस बात को छोड़ो कि मैं यहाँ कैसे आ गया और क्यों कर आया। इस वक्त तुम हमारा एक काम करो, क्या तुम तैयार हो? अजदा ने कहा, शीश नाग देवता, तुम्हारी खातिर अगर मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ेगी तो कर दूंगा। तुम मुझे हुक्म करो, मैं एक खिदमतगार गुलाम की तरह आपका हर हुक्म बजा लाऊंगा। नाग ने कहा, हमें यह दरिया पार करना है। मैं तो दरिया पार कर सकता था मगर मेरे साथी इस दरिया को अबूर नहीं कर सकते थे। अजदा बोला, मैं तो हाजिर हूँ जनाब, आप लोग मेरे ऊपर सवार हो जाएं, मैं आपको लेकर दरिया के पार उतर जाऊंगा। अगर आप हुक्म करें तो मैं इन सारे मगरमच्छों को हुक्म दूं कि वो साथ साथ लगकर एक कश्ती बना दे और आप उनके ऊपर सवार होकर दरिया पार कर जाएं। मारिया ने कहा, और अगर किसी मगरमच्छ ने हम पर हमला कर दिया तो? अजदा ने नाग से कहा, ऐ शीशनाग, क्या इस औरत को मालूम नहीं कि कोई भी जानवर हमारे हुक्म के बगैर यहाँ सांस तक नहीं ले सकता? नाग ने कहा, इस औरत को मालूम नहीं, बहरहाल मगरमच्छों को हुक्म दो कि हमें दरिया पार कराएं। अजदा ने उसी वक्त अपनी जुबान से एक खास किस्म की सीटी बजाई। सीटी की आवाज पर 10-12 मगरमच्छों ने एकदम से दरिया में छलांग लगा दी और वो तैरते हुए अजदा के आगे आ गए। अजदा ने अपनी जुबान में उन्हें कुछ हुक्म दिया।
हुक्म सुनकर सारे मगरमच्छ एक साथ होकर दरिया में तैरते हुए उस जगह गए जहां अंबर नाग और मारिया खड़ी थी। अजदा ने कहा, ऐ देवता, अब ये आपके सामने एक कश्ती की तरह खड़े हैं, इन पर सवार होकर अपने साथियों से कहें कि बेफिक्र होकर इन पर सवार हो जाएं। नाग ने अंबर से कहा, अंबर भाई, मगरमच्छों पर मेरे साथ सवार हो जाओ। मारिया, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, डरो नहीं। इनमें इतनी जुर्रत नहीं कि मारिया का बाल भी बेका कर सकें। मारिया डरते डरते मगरमच्छ के ऊपर चढ़ गई। मगरमच्छ जरा भी अपनी जगह से ना हिला। अंबर और नाग भी उनके ऊपर चढ़ गए। मगरमच्छ कुछ इस मजबूत तरीके से एक दूसरे के साथ लगे हुए थे कि वो जरा भी हिल नहीं रहे थे। अजदहा ने उन्हें हुक्म दिया, शीशनाग और उसके साथियों को दरिया की दूसरी तरफ ले चलो। मगरमच्छों ने दरिया के दूसरे किनारे की जानिब तैरना शुरू कर दिया। अजदा भी उनके पीछे पीछे तैरता चला रहा था। दूसरे किनारे पर पहुंचकर अंबर, मारिया और नाग किनारे पर उतर गए। अंबर ने नाग से कहा, नाग, इस अजदा से दुश्मन के सिपाहियों के बारे में पूछो और ये भी पूछो कि आगे कोई और दरिया भी है। नाग ने अजदा से यही सवाल किए तो उसने कहा, शीशनाग, इस दरिया से आगे एक दरिया है, मगर उसमें एक भी मगरमच्छ नहीं। उसे आप बड़ी आसानी से पार कर लेंगे, क्योंकि वहां जगह जगह दरिया में बड़े बड़े पत्थरों ने रास्ता बना दिया है। बाकी इस जजीरे के बारे में अर्ज है कि मैं आपके हुक्म से यहाँ सिर्फ दरिंदों और परिंदों और कीड़ों मकोड़ों पर हुकूमत करता हूँ। इंसान के आगे मैं बेबस हूँ। मैंने किसी इंसान को सिवाय आप लोगों के यहाँ नहीं देखा। मैं खुद यहाँ से कोई मील दूर एक जंगली पहाड़ी पर गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा हूँ। हाँ, मैंने सुना है कि इस जजीरे के जुनूब में कोई पुरस्रार कबीला रहता है। नाग ने कहा, वो पुरस्रार कबीला आदमखोर जंगलियों का है क्या? अजदा ने कहा, शीशनाग, मुझे ये मालूम नहीं। नाग ने कहा, अच्छा, अब तुम जा सकते हो। दरिया पार कराने का बहुत बहुत शुक्रिया। अजदा बोला, आपकी खिदमत करना हमारा फर्ज है हुजूर। आप बादशाह हैं, देवता हैं और हम आपके गुलाम हैं। इतना कहकर अजदा मगरमच्छों को साथ लेकर वापस चला गया। नाग, अंबर और मारिया दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। उन्हें अजदे से यह कहना याद न रहा कि वो वापस भी जाएंगे, मगर अब अजदा नजरों से ओझल हो चुका था। अंबर ने कहा, सबसे पहले हमें दुश्मन के पांव के निशान देखने होंगे। उन्होंने किनारे पर कदमों की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उन्हें निशान मिल गए। ये निशान एक बार फिर किनारे के जंगल में चले गए थे। मारिया, अंबर और नाग भी जंगल में दाखिल हो गए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें जंगल में एक दूसरा दरिया नजर आया। उस दरिया में जगह जगह बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, जिन्होंने एक पुल सा बना दिया था। वो पत्थरों पर संभल संभल कर पांव रखते दरिया में से निकल गए। उस दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक छोटी सी कश्ती पत्थरों के साथ बंधी हुई है। ये कश्ती उन्हीं के जहाज की थी। साफ जाहिर था कि सिपाही उसी कश्ती पर दोनों दरिया पार करके यहाँ पहुंचे हैं और वो उस जगह कहीं मौजूद हैं। दरिया किनारे पहुंचकर अंबर ने कहा, अब हमें ज्यादा चौकस रहना होगा। हमारा दुश्मन कहीं किसी जगह पर मौजूद है। अब देखना यह है कि दुश्मन हमारे खजाने को लेकर कहाँ छुपा हुआ है। तीनों फूंक फूंक कर कदम उठाते आगे बढ़ने लगे। वो दुश्मन के कदमों के निशानों के साथ साथ आगे चल रहे थे। यहाँ जंगल ज्यादा घना नहीं था। पत्थरों की चट्टानें जगह जगह बिखरी हुई थी। यूं लगता था जैसे ये किसी सल्तनत के बहुत बड़े खंडर हैं। कदमों के निशान उन खंडरों में जाकर एक जगह मुड़ गए। अंबर, नाग और मारिया चट्टानों में निशानों के साथ ही घूमे तो आगे एक खौफनाक मंजर था। मारिया का सांस ऊपर का ऊपर रह गया। सामने पत्थरों के बीच में जगह जगह दुश्मन के सिपाहियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। अंबर और नाग एक तरफ हटकर खड़े हो गए और बड़ी हैरानी से उन लाशों को देखने लगे। नाग ने कहा, ये लाशें कहाँ से आ गई? अंबर बोला, मुझे तो हमारे दुश्मन सिपाहियों की लाशें लगती हैं, आगे चलकर देखते हैं। मारिया भी उनके पीछे पीछे आगे बढ़ी। करीब जाकर उन्होंने देखा कि वो हुन कौम के सिपाहियों की लाशें थी। अंबर उनकी वर्दियों को पहचानता था। सवाल ये था कि उन्हें किसने मार डाला था। फिर वो सारे के सारे मारे गए। उन्होंने एक एक सिपाही की लाश को गौर से देखा। वो कुल 18 लाशें थी। हर लाश की गर्दन पर जख्म था। ये जख्म ऐसा था जैसे किसी ने मुंह में लेकर उसे चबा दिया हो। गर्दनें आधी कटी हुई थी। उन पर दांतों के निशान थे। मारिया ने सहम कर कहा, मालूम होता है इन पर किसी बला ने हमला कर दिया है। नाग ने कहा, हर गर्दन पर दांतों के निशान हैं। ये बड़े लंबे लंबे निशान हैं। या तो ये दांत मगरमच्छ के हैं और या शेर के। अंबर बोला, मगरमच्छ और शेर शिकार को मारकर इस तरह नहीं छोड़ा करते। शेर अपने शिकार की लाश को दरिया में ले जाता है। मारिया ने कहा, फिर ये बला क्या थी? अंबर बोला, यही तो देखना है कि ये बला कौन सी थी जिसने इन पर हमला कर दिया। नाग ने कहा, अंबर भाई, हमें ये देखने की क्या जरूरत है कि इनको किस बला ने हला किया। हमें तो ये मालूम करना है कि हमारा खजाना कहाँ है। अंबर ने कहा, अरे हाँ, खजाने को तो मैं भूल ही गया। ये तो हमारे दुश्मनों की लाशें हैं। अगर इन्हें जजीरे की बला न मारती तो ये हमारे साथ मुकाबला करते हुए मारे जाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों ने खजाना कहाँ छुपाया हुआ है। नाग ने कहा, यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने उन्हें कत्ल किया है वो लोग खजाना भी अपने साथ ही ले गए हों। मुझे तो ये काम इसी कबीले के लोगों का लगता है जिसके बारे में अजदे ने कहा था कि वो जजीरे के जनूब में रहते हैं। अमर बोला, एक बात तो उनके बारे में फिर साबित हो जाती है कि वो लोग आदमखोर नहीं, क्योंकि अगर आदमखोर होते तो ये लाशें हमें इस जगह पड़ी हुई दिखाई ना देती। मारिया ने कहा, यह तो दुरुस्त है।
अगर किसी बला ने भी इन पर हमला किया है तो वो बला भी आदमखोर नहीं है। अंबर ने कहा, मेरा तो ख्याल ये है कि ये काम जजीरे के कबीले वालों का है। खजाने के लालच में आकर उन्होंने लोगों को मार डाला है। मारिया ने झटका, और अब वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम वहां जाएं और हमें भी मौत की नींद सुला दें। अंबर ने कहा, मारिया बहन, तुम घबरा मत जाया करो, वो तुम्हें और नाग को कुछ नहीं कहेंगे। अगर उन्होंने हम पर हमला भी किया तो हम अपना बचाव करना खूब जानते हैं। नाग ने पूछा, तो अंबर भाई, अब तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में अब तो हमें उन कबीले वालों के पाँव के निशान तलाश करने चाहिए जो उन्हें हलाक करने के बाद हमारा खजाना लेकर चले गए हैं। थोड़ी सी कोशिश के बाद उन्हें जंगली कबीले वालों के पाँव के निशान मिल गए। ये निशान बहुत से आदमियों के थे और सब के सब नंगे पाँव थे। अंबर ने कहा, ये लोग नंगे पैर हैं। अजदहा ने ठीक कहा था, ये लोग जजीरे के जनूबी हिस्से में रहने वाले जंगली कबीले के लोग हैं। मारिया बोली, तो क्या अब हमें उनके इलाके में जाना होगा? जाहिर है मारिया बहन, अगर हमें अपने खजाने को वापस लेना है तो फिर उन लोगों का पीछा करना ही पड़ेगा। अगर तुम कहती हो कि हमें खजाने की जरूरत नहीं तो मैं इसी जगह से वापस जाने को तैयार हूँ। नाग ने कहा, हाँ मारिया बहन, एक बार तुम इस बात का फैसला कर लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम बार बार घबरा जाती हो। अगर तुम आगे नहीं जाना चाहती तो हम खजाने को इसी जगह छोड़कर वापस चले जाते हैं। मारिया ने तुनक कर कहा, हरगिज नहीं, मैं खजाने को नहीं छोड़ सकती। मैं उन जंगली वहशियों से खजाना वापस लेकर ही चलूंगी। अंबर मुस्कुराकर बोला, तो फिर खामोशी से हमारे साथ चलती चलो। चलो अंबर, आगे चलते हैं। दुश्मन की 18 लाशों को उसी जगह छोड़कर उन्होंने चट्टानों, पत्थरों और खंडरों में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब दोपहर ढलने लगी थी। आसमान गोया साफ हो गया था। हवा भी तेज नहीं चल रही थी। ये जजीरा काफी बड़ा था क्योंकि इसमें 2 दरिया बहते थे और समंदर वहां से काफी दूर था। चलते चलते वो एक घास में उतर गए। उनकी दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे टीले थे। उन टीलों पर बड़े अजीबोगरीब बदसूरत किस्म के दरख्त उगे हुए थे। उनके पत्ते कांटेदार चौड़े थे और वो छोटे कद के भरे भरे दरख्त थे। उनको आता देखकर एक बड़ा सा चमगादड़ एक दरख्त पर से उड़कर भाग गया। अंबर ने गौर से उसे देखा और कहा, इतना बड़ा चमगादड़ मैंने पहले सिर्फ पुराने मिस्र के कब्रिस्तान में देखा था, मगर ये यहाँ कैसे आ गया? नाग ने कहा, मालूम होता है हम किसी बड़ी खतरनाक और पुरस्रार वादी में आ गए हैं। शायद तुमने गौर से नहीं देखा कि इन दरख्तों की शक्लें भी चमगादड़ों की तरह हैं। अब जो उन्होंने देखा तो सचमुच इर्द गिर्द दोनों जानिब टीलों पर जो भद्दे दरख्त उगे हुए थे वो सारे के सारे चमगादड़ों से मिलते जुलते थे। ऐसा लगता था कि चमगादड़ टीलों पर बैठे आराम कर रहे हैं। मारिया ने कहा, क्या ये चमगादड़ों की वादी है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, अंबर ने कहा। फिर अंबर ने नाग से पूछा, नाग, क्या तुम यहाँ किसी सांप को बुलाकर पूछ सकते हो कि हम किस वादी में हैं और ये चमगादड़ यहाँ कहाँ से आ गए हैं? नाग ने कहा, अंबर भाई, इस जजीरे के अजदा को अगर मामूली सी खबर थी तो दूसरे किसी सांप को भला क्या इल्म हो सकता है? उस बेखबर अजदा को तो मालूम ही नहीं था कि इस वादी में चमगादड़ भी रहते हैं। अंबर ने कहा, तो फिर ठीक है, हम खुद ही आगे बढ़कर मालूम कर लेंगे यहाँ कौन रहता है, कौन लोग रहते हैं, जानवर हैं या कोई बला रहती है। मारिया ने कहा, भाई अगर आप कहें तो मैं आगे जाकर मालूम करूं, तुम लोग इसी जगह आराम करो। नाग बोला, नहीं मारिया बहना, हम तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देना चाहते। हम मर्द हैं आखिर, और हम खुद चलकर उस वादी का चप्पा चप्पा छानेंगे और खजाने का पता करके रहेंगे। वो घाटी में से निकलकर एक और घाटी में आ गए। ये घाटी बड़ी तंग थी और तीनों एक दूसरे के पीछे पीछे होकर चल रहे थे। मारिया ने कहा, इतनी तंग घाटी यहाँ कहाँ से आ गई? अभी इसमें से बाहर निकल जाते हैं। अंबर ने कहा। अंबर के मुंह से इतनी बात निकली थी कि अचानक चमगादड़ उनके सरों के ऊपर से चीख मारता हुआ फड़फड़ाता गिर गया। अंबर नाग मारिया ने ऊपर देखा, यह बड़ा खौफनाक चमगादड़ था। कमबख्त यहाँ कहाँ से आ गया? नाग ने कहा, मुझे तो यहाँ सब के सब चमगादड़ ही नजर आते हैं। अंबर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि हम किसी बड़ी खतरनाक जगह पर आ गए हैं, मगर यकीन करो कि खजाना भी यहीं कहीं मौजूद है। हम अपने खजाने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अचानक एक धमाका हुआ और हर तरफ गर्दो गुबार सा फैल गया। ना नाग को अंबर का पता चला और ना मारिया को उनका होश रहा। तीनों के तीनों बेहोश होकर गिर पड़े। धमाके के साथ ही उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और वो एक गार में जा गिरे। नाग, अंबर और मारिया जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गए। इत्तेफाक से मारिया एक पत्थर से टकराकर दूर जा गिरी। अंबर और नाग करीब करीब बेहोश पड़े थे। ये एक अजीबो गरीब किस्म का गार था। अचानक एक दीवार में शगाफ हुआ और 2 आदमी जिन्हें सर से लेकर पांव तक सुर्ख कपड़े में लिपटे हुए थे अंदर आ गए। उन्होंने अंदर आते ही अंबर और नाग को बेहोशी की हालत में जंजीरों में जकड़ा और उन्हें उठाकर ले गए। दूसरी तरफ जाकर उन्होंने एक गोल थाली पर उन्हें सवार कराया, फिर खुद ही उस थाली पर बैठ गए। उनके बैठते ही थाली ने आगे खिसकना शुरू कर दिया। ये थाली जमीन से थोड़ी सी बुलंद होकर गार में आगे बढ़ रही थी। एक अजीब बात यह थी कि जो ही ये थाली किसी दीवार के सामने आती, दीवार में अपने आप शगाफ पैदा हो जाता और थाली अंदर दाखिल हो जाती। यूं 2-3 गारों में से गुजरकर थाली एक जगह रुक गई। यहाँ एक बंद कोठरी में सुर्ख कपड़ों वाले आदमियों ने अंबर को डाल दिया। फिर आगे बढ़कर दूसरी कोठी में नाग को बंद कर दिया और वहां से चले गए।
वो सीधे वहां से एक दरवाजे में से गुजरकर एक ऐसे कमरे में पहुंचे जिसके छत के साथ बहुत सी नीली पीली बड़ी बड़ी थालियां लटक रही थी। नीचे एक पत्थर का गोल थड़ा था। थड़े के ऊपर दीवार में एक गोल सुराख था। उस सुराख में से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। तीनों आदमी उस थड़े पर लाल रोशनी वाले सुराख के आगे आगे झुक गए। फिर उन्होंने कहा, और क्या हुक्म है ए जियोपीटर? गोल सुराख में से आवाज आई, जाओ मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करो। तीनों सुर्ख कपड़ों वाले आए और दूसरी तरफ निकल गए। फिर वो दो आदमी जर्द रंग की थाली पर सवार होकर एक दरवाजे में से निकले और लाल सुर्ख वाले गार में दाखिल हो गए। मारिया को होश आया तो उसने देखा कि वो गार के फर्श पर एक तरफ पड़ी है। वो बड़ी हैरान हुई कि ये जमीन कैसे फट गई और वो नीचे कहाँ आ गई। अंबर और नाग कहाँ है? ये कौन सी जगह है? ये मारिया की खुशकिस्मती थी कि वो किसी को नजर नहीं आती थी, नहीं तो वो सुर्ख कपड़ों वाले उसे भी जंजीरों में जकड़कर अंबर और नाग के साथ ही ले जाते। उन लोगों को अंबर और नाग तो नजर आ गए, मगर मारिया को वो ना देख सके। मारिया फर्श पर उठकर बैठ गई। वो हैरानी से गार की दीवारों और छत को देखने लगी। दीवारों में कोई दरवाजा मौजूद नहीं था। ऊपर छत पर भी कोई ऐसा सुराख उसे दिखाई नहीं दे रहा था जिसमें से वो गिरे थे। मारिया उठकर खड़ी हो गई और उसने दीवारों को टिटोल टिटोल कर देखना और जांचना शुरू कर दिया। दीवारें पत्थरों की थी और सख्त थीं। किसी जगह भी किसी दरवाजे का निशान नहीं था। मारिया अभी टिटोल ही रही थी कि उसे घूं घूं की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही एक जगह से दीवार शक हुई और वही जर्द रंग की थाली जमीन से ऊपर उड़ती हुई सामने वाली दीवार की तरफ निकल गई और वहां से आगे निकल गई। उस पर लाल कपड़ों वाले आदमी सवार थे। मारिया हैरान रह गई। जिस दरवाजे में से उड़न तश्तरी निकली थी वो बंद हो गया। मारिया चलकर दीवार पर वो जगह देखने लगी जहां से अभी अभी दरवाजा नमूदार होकर बंद हो गया था। मारिया ने इर्द गिर्द दीवारों को टटोलना शुरू कर दिया, मगर वहां कुछ भी नहीं था। कोई कल पुर्जा, कोई बटन या पत्थर ऐसा नहीं था जिसको दबाने से दरवाजा खुल जाता। मारिया अंबर और नाग के लिए भी परेशान थी कि खुदा जाने वो कहाँ मुसीबत में फंसे हुए हैं। ये उसे यकीन था कि वो दोनों भी उसके साथ ही जमीन पर गिरे थे। फिर जरूर उन दोनों को उठाकर ये लाल कपड़ों वाले लोग ले गए होंगे। मारिया को इसलिए ना उठा सके क्योंकि वो मारिया को देख नहीं सकते थे, और अंबर नाग को ये लोग इसलिए उठाकर ले गए कि वो जरूर बेहोश हो गए होंगे। इस ख्याल के साथ ही मारिया ने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की। ये बात उसके दिल में बैठ गई थी कि अंबर नाग को बेहोशी की हालत में उठाकर इस गार में किसी जगह पर कैद कर दिया गया है। मगर ये उड़न तश्तरी क्या चीज थी? मारिया ने आज तक कभी ऐसी चीज ना देखी थी। क्या ये लोग कोई बहुत बड़े जादूगर हैं जो जादू के जोर से थाली को जमीन के ऊपर उड़ाकर चलाते हैं? क्या ये लोग इसी दुनिया के हैं या किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आए हैं? मगर दूसरी दुनिया कहाँ से हो सकती है? जरूर ये जादूगर हैं। मारिया एक तरफ खड़ी हो गई। वो सोचने लगी कि इस दरवाजे के अंदर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब कोई उड़न तश्तरी आए और उसके लिए दरवाजा खुले तो वो जल्दी से अंदर दाखिल हो जाए। मारिया दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और किसी उड़न तश्तरी के आने का इंतजार करने लगी। उसे यूं खड़े थोड़ी देर हुई थी कि उसे घूं घूं की आवाज सुनाई दी। मारिया होशियार हो गई। कोई उड़न तश्तरी आ रही थी। इतने में दीवार अपने आप शक हो गई। दरवाजा खुल गया और एक उड़न तश्तरी घूं की आवाज के साथ बाहर निकल गई। मारिया जल्दी से खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया। अब वो एक गार में थी जिसकी छत नीची थी, दीवारें पत्थरों की थी, अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। मारिया की समझ में नहीं आ रहा था कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। वो दीवार के साथ आगे बढ़ने लगी। एक मोड़ घूमने के बाद उसने देखा कि बाएं जाने में एक दरवाजा बना था जिसके ऊपर एक बड़े चमगादड़ का बुत बना था। मारिया उस दरवाजे के अंदर चली गई। ये एक बड़ा सा कमरा था। जगह जगह गोल गोल सुर्ख पत्थरों के मेज बने थे। उन मेजों पर स्याह रंग के मर्तबान रखे हुए थे। कोने में दीवार के साथ एक लंबी मेज थी। उस मेज पर एक बड़ा सा चमगादड़ लेटा हुआ था। पहले तो मारिया डर गई। करीब जाकर उसने देखा कि चमगादड़ जिंदा नहीं था बल्कि पत्थर का बना हुआ था। मारिया यहाँ से भी आगे निकल गई। अब वो दूसरे कमरे में थी। उस कमरे के दरवाजे पर लाल कपड़ों वाले वो आदमी पहरा दे रहे थे, लेकिन वो मारिया को गुजरते ना देख सके। ये कमरा गोल था। उसकी छत ऊंची थी। उसके दरमियान में एक गोल पिंजरा सा बना था। पिंजरा खाली था। उसमें लाल रंग की हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। यहाँ भी छत के साथ उड़न तश्तरियां लटक रही थी। मारिया हैरानी से ये सब चीजें देख रही थी। खुदा जाने ये कौन सी मखलूक थी और कहाँ से आई थी। मारिया ने गोल पिंजरे के करीब जाकर देखा। पिंजरे का फर्श शीशे की तरह चमक रहा था। अभी वो खड़ी थी कि अचानक पिंजरे में रोशनी भड़की। मारिया जल्दी से पीछे हट गई। रोशनी का रंग नीला था। पहले नीले रंग की रोशनी का शोला भड़का, फिर ये सुर्ख हो गई। उसके बाद सफेद रोशनी लपकी और फिर अचानक वहां अपने आप कहीं से एक उड़न तश्तरी नमूदार हो गई। उस उड़न तश्तरी में एक ऐसा खौफनाक चेहरे वाला आदमी बैठा था जिसके सर पर 2 सींग थे और चेहरा चमगादड़ से मिलता जुलता था। उसने भी लाल कपड़े पहन रखे थे। कमरे के 2 दरवाजे खुल गए। बहुत से लाल कपड़ों वाले आदमी गोल पिंजरे की तरफ बढ़े। पिंजरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो आदमी बाहर आ गया। सब गुलाम सर झुकाकर खड़े हो गए। एक ने आगे बढ़कर कहा,
मुकद्दस जुपिटर, आपका वापस आना मुबारक हो। सींग वाले जुपिटर ने अपनी लाल लाल आंखें इधर उधर घुमाकर कहा, इस कमरे में कोई गैर इंसान मौजूद है, मुझे उसकी बू आ रही है। सब ने गर्दनें घुमाकर देखा। मारिया उनके करीब ही खड़ी थी, मगर किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मारिया को देख सकता। पहले तो मारिया डर गई कि ये जादूगर लोग हैं, कहीं उसका राज फाश ना हो जाए। अगर उन्होंने मारिया को देख लिया तो वो उसकी तिक्का बोटी कर डालेंगे। मगर खुदा का शुक्र रहा, चमगादड़ जुपिटर को मारिया के खून की बू जरूर आ गई, लेकिन वो उसे देख ना सका। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, मुकद्दस जुपिटर, इस गार में किसी चिड़िया में भी इतनी ताकत नहीं है कि अंदर आकर पर मार सके, फिर एक गैर इंसान यहाँ कैसे दाखिल हो सकता है? जुपिटर ने अपने दांत कटकटा कर कहा, मुझे इस दुनिया के इंसान के खून की बू आ रही है, कोई गैर यहाँ मौजूद है, गौर से तलाशी लो इस कमरे की। अब वहाँ तलाशी का काम शुरू हो गया। सारे लाल कपड़ों वाले कमरे में घूम फिर कर देखने लगे कि कहीं कोई इंसान छुपा हुआ तो नहीं, लेकिन वो मारिया तक न पहुंच सके। मारिया एक गोल पत्थरीली मेज के नीचे जाकर छुप गई। जब सब लोग तलाशी ले चुके तो वजीर ने कहा, मुकद्दस जुपिटर, हमने कमरे का कोना कोना छान मारा, यहाँ सिवाय हमारे और कोई नहीं। मेरा ख्याल है कि चूंकि आप बाहर इंसानों की दुनिया से आए हैं, इसलिए अभी तक आपको इंसानी खून की बू आ रही है। चमगादड़ जुपिटर ने आंखें शैतान की आंखों की तरह मक्कारी से घुमा कर कहा, खामोश, तुम मुझे झुठला नहीं सकते, यहाँ बैठ जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। सब लाल कपड़ों वाले फर्श पर बैठ गए। वजीर चमगादड़ जुपिटर के पास ही बैठ गया। चमगादड़ जुपिटर ने हाथ उठाकर कहा, सुनो, मैंने ऐसा बंदोबस्त कर लिया कि इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको तबाह कर दिया जाए और उनके जिस्मों का सारा खून लेकर हम ऊपर अपने सितारे की दुनिया में पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे सितारे के लोगों को इंसानी खून की बहुत सख्त ज़रूरत है। तुम लोग जानते हो कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर हमने अपने लोगों को ऊपर खून ना पहुंचाया तो वो सब लोग मर जाएंगे और हमारा सितारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। वजीर ने कहा, मुकद्दस जुपिटर, आप हमारे बादशाह हैं और बड़े मंत्री हैं। हमें खुशी है कि आपने हमारे लोगों की ज़िंदगी और हमारी दुनिया को तबाही से बचाने का सारा काम मुकम्मल कर लिया है। क्या मैं पूछने की जुर्रत कर सकता हूँ कि हम इस दुनिया के इंसानों का सारा खून किस तरह निकाल कर ऊपर अपनी दुनिया में ले जाएंगे? चमगादड़ जुपिटर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। उसने कहा, मैं अपने साथ एक अंडा लाया हूँ। इस अंडे को हम चांदनी रात में बाहर दुनिया की ज़मीन पर लाकर पानी में डाल देंगे, जो दरिया का पानी है। पानी में गिरते ही अंडे में से ऐसी शुआएं निकलना शुरू हो जाएंगी जो दुनिया की हवा में फैल जाएंगी। फिर इन शुआओं के असर से दुनिया के सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। ये शुआएं हर इंसान के जिस्म से टकराएंगी और उसका सारा खून निकाल कर इस गार में वापस आ जाएंगी। फिर हम उन शुआओं का रुख अपने ऊपर वाले सितारे की तरफ कर देंगे। ये शुआएं इस दुनिया के इंसानों का सारा खून लेकर हमारी दुनिया में पहुंच जाएंगी, जहां इस खून को हमारे लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा और फिर से हजारों बरस जिंदा रहने के काबिल हो जाएंगे। कमरे में सब लोग तालियां बजाने लगे। वजीर ने कहा, मुकद्दस जुपिटर जिंदाबाद, आप सच्चे बादशाह और मंत्री हैं। अगर आप ना होते तो हमारा सितारा तबाह हो जाता और हमारी मखलूक मर जाती। आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे दरमियान आ गए और हमारा सितारा और हमारे लोग तबाही से बच गए। लेकिन हमें चांदनी रात का किस लिए इंतजार होगा? क्यों ना हम आज से अंडे को बाहर जाकर दरिया में डाल दें। चमगादड़ जुपिटर ने कहा, चांद जब पूरा होगा तो उसमें से ऐसी शुआएं निकलेंगी जो इस अंडे की शुआओं की इंसानी खून निकालने में मदद करेंगी। अगर हमने पूरे चांद से पहले अंडा दरिया में फेंक दिया तो ये बेअसर हो जाएगा और पूरा काम न कर सकेगा। हमें पूरे चांद की रात का इंतजार करना होगा। वजीर ने सर झुकाकर कहा, मुकद्दस जुपिटर, चांद रात में अभी पूरे 7 दिन पड़े हैं, फिर क्या हुआ, हम 7 रोज तक इंतजार करेंगे। चमगादड़ जुपिटर उसके बाद वहां से निकलकर सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ा। उसके पीछे पीछे सारे लोग चल पड़े। सामने वाली दीवार के दरवाजे में से गुजरकर वो दूसरे कमरे में चले गए। उन लोगों के जाते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब मारिया कमरे में अकेली रह गई। वो गोल मेज के नीचे से बाहर निकल आई। उसने चमगादड़ की सारी बातें सुन ली थी। वो हक्की बक्की होकर रह गई कि ये लोग किस सितारे से आए हैं और कमबख्त सारी दुनिया के इंसानों का खून इकट्ठा करके वापस अपने सितारे में ले जाना चाहते हैं। ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं और इस दुनिया को तबाह बर्बाद करने आए हैं। मारिया ने दिल में फैसला कर लिया कि वो इन शैतानों को अपने खतरनाक और तबाह कुन मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि अमर और नाग को तलाश किया जाए। चमगादड़ जुपिटर तबाह करने वाला अंडा अपने साथ ही दूसरे कमरे में ले गया था। मारिया एक बार फिर कमरे में अकेली रह गई। सब दरवाजे बाहर से बंद हो गए। एक बार फिर दरवाज़ा अपने आप खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। अभी दरवाज़ा खुला ही था कि मारिया बाहर जाने लगी तो एक आदमी ने दूसरे से कहा, आज इन दोनों का खून निकाला जाएगा। मेरा बस चले तो एक आदमी का सारा खून पी जाऊं, मुझ में भी खून की कमी है। दूसरे ने कहा, हम मुकद्दस जुपिटर के हुक्म के खिलाफ नहीं चल सकते। अगर हमने ऐसा किया तो वो हमें आग में भस्म कर देगा। दोनों बाहर निकल गए। मारिया जल्दी से दरवाजे से उनके साथ बाहर निकल गई। वो समझ गई कि जिन 2 इंसानों का ये शैतान लोग आज रात खून निकाल रहे हैं वो सिवाय अंबर और नाग के और कोई नहीं हो सकते।
अंबर का तो ये लोग खून कभी निकाल नहीं सकते क्योंकि उसके जिस्म में खून था ही नहीं। हाँ, नाग के जिस्म का खून जरूर निकाला जा सकता था। फिर मारिया को उन दोनों के अलावा इस दुनिया के सारे इंसानों की भी फिक्र थी, क्योंकि ये लोग तो सारी दुनिया के इंसानों का खून निकालने की फिक्र में थे। ये तबाहकुन और ख़तरे वाली बात थी। मारिया एक छोटे से कमरे में आ गई जहां दीवार के शगाफ में फल और मछलियों का गोश्त थालियों में रखा था। मारिया को बड़ी भूख लग रही थी। उसने खड़े खड़े वहां डट कर खाना खाया, कुछ गोश्त अपनी जेब में रख लिया। अब वो जल्दी से जल्दी अंबर और नाग से मिलना चाहती थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।